टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके सामने लेके आया हूं मैं ये सेशन जिसमें हम कर रहे हैं PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस। और आपको बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे और कैसे नहीं करने चाहिए थे। तो सब लोग आ जाइए, सब लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमना छो, कसकाय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए फटाफट से। तो आज का जो हमारा पहला पैसेज है वो किसके ऊपर है तो देख लेते हैं। पैसेज हमारे को बोल रहा है सिंस द वर्ल्ड वाइड इनॉक्यूलेशन। तो अब आपको लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स को मार्क करता चलूंगा, आपको उन वर्ड्स के मीनिंग मुझे कमेंट करके बताने हैं कि आपको इनका मीनिंग आता है या नहीं, ठीक है। सो सिंस द वर्ल्ड इनॉक्यूलेशन प्रोसेस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज बिकम अ हॉट टॉपिक. In their quest of ensuring vaccine security, a report by the New York Times, based on the data on vaccine contracts compiled by Duke University, shows that the advance purchase contracts made by some advanced countries for potential vaccines would vaccinate their population many times. So इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप वापस जाएं थोड़ा सा पैंडेमिक के टाइम पे, तो जब वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये वैक्सीन आ गई है, कहाँ पर है, किस देश के पास है, तो उसी के बारे में इन्होंने बात करी है कि बेस्ड ऑन द डेटा ऑन वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट्स कंपाइल्ड बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी shows that the advance purchase contracts made by some advanced countries, कि पहले ही एडवांस में ही जो इन एडवांस कंट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे ऑफ वैक्सीन, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पर उन्हीं की पॉपुलेशन को काफी बार वैक्सीन लग सकती है, ऐसा वो यहां पर बोल रहे हैं। द यूरोपियन यूनियन 2 times, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम 4 times एंड कनाडा 6 times। तो मतलब सोचिए, यूरोपियन यूनियन में 2 बार लग सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में 4 बार और कनाडा में 6 times। द एक्सपेक्टेशन दैट एन अर्ली वैक्सीनेशन विल ब्रिंग back normalcy and a required push to economic growth fueled many advanced countries to engage in vaccine battles। मतलब ये जो एक तरीके का सोच थी ना, कि ये जो सोच थी, ये एक्सपेक्टेशन जो थी कि जल्दी वैक्सीनेशन अगर हमें मिल जाएगी और लग जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और वापस हो जाएगी, तो ये फ्यूल्ड मेनी एडवांस कंट्रीज। फ्यूल्ड मतलब उनको पुश मारा, फ्यूल करा उनको, एक मोटिवेशन, एक परस्यूएड करा कि वो जाके ये एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो नाउ। तो आर्ग्यूमेंट जो पब्लिक का उनको सहायता पहुंचाना, ग्लोबल कोऑपरेशन की सब लोगों को साथ में लेके चलना, वो इस समय पे कहीं छूमंतर हो गया था, गायब हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। While advanced countries have turned their back on the need of poor countries to access COVID-19 vaccines, India has displayed empathy to their needs. India has taken a position that a significant percentage of the approved doses will be permitted for exports। मतलब जहां सारा देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, वहां पर भारत ने क्या किया, दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा और जितनी भी उसकी अप्रूव डोसेस थी उसको अनुमति दे दी कि उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, ऐसा वो यहां पर बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। While its exports to neighboring countries will be under grant mode, initial shipment of vaccines to least developed countries will be free of cost। मतलब जो neighboring countries हैं उनको ये एक ग्रांट की तौर पे दिया जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल लीस्ट डेवलप हैं, जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, वहां के लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। And shipments of vaccine from India have already started reaching different places of the developing world. While India is in its first phase of vaccination to cover healthcare workers, exports from India are helping other countries also in initiating phase 1 of their vaccination program, a gesture well appreciated globally। मतलब कि अभी जब पहला ही फेज चल रहा है जिसमें हम हेल्थ केयर वर्कर्स और इनको वैक्सीन लगा रहे हैं, उसी दौरान में हमने दूसरे लोगों को भी वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया है और इसकी ग्लोबल लेवल पे काफी तारीफ ऑलरेडी हो रही है। आगे देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वन कैन एक्सपेक्ट द बैकलैश ऑफ सेंडिंग वैक्सीन्स अब्रॉड विदाउट वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन। नेवरदलेस इंडियाज अप्रोच ओनली reinforces the need of having coordinated global efforts in bringing COVID-19 under control।
This response manifests India's unstinted commitment to global development and has consolidated its name as the world's pharmacy. The attitude of India towards vaccinating the population in the poor countries has generated discussions in the richer countries about the necessity for more proactive measures to roll out vaccines to the developing नेशन. सो बेसिकली उस टाइम के बारे में बात हो रही है जब इंडिया ने दूसरे लोगों की हेल्प करी थी और क्या हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पर बात और चर्चा कर रहे हैं. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ दिस पैसेज. इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसके स्टेटमेंट के पैसेज के पर्पस को बता रहा है, क्यों लिखा गया है ये पैसेज. तो पहला, टू इनकरेज वैक्सीन नेशनलिज्म एंड डिस्करेज ग्लोबल कोऑपरेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? टू डिस्करेज वैक्सीन नेशनलिज्म एंड इनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन. सो बेसिकली सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हम दूसरों के बारे में भी सोचें. यही मुद्दा है, ये इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी. Therefore, the correct answer is B. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. The term inoculation process as used in the passage means. तो inoculation process क्या है? ठीक है, इसका आंसर मैंने आपसे पूछा है. So inoculation process का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इन ABCD में से क्या आंसर है इनॉक्यूलेशन प्रोसेस का. ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Advance purchase contracts of vaccines by developed countries are premised on hopes that. ठीक है, तो क्या होगा? Advance purchase contracts on vaccines by developed countries are premised on hopes that. तो उन्होंने क्या सोच के जो एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन्होंने जो एडवांस कंट्रीज थी, उन्होंने क्यों कर लिए थे ये? Why did they do it? बिकॉज उन्हें लग रहा था कि जल्दी अगर हम वैक्सीन अपने ऊपर लगवा लेंगे तो क्या होगा, उससे नॉर्मलसी आ जाएगी, और नॉर्मलसी अगर आ जाएगी तो क्या होगा, तो उनकी इकोनॉमिक जो है वो रिकवर फास्ट कर पाएगी. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. 14th, द ऑथर कॉशंस दैट इंडियाज अप्रोच इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव नेगेटिव रेपरकशंस अमंग. किन लोगों के बीच में? अब हमने बोला था कि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट फेज में हैं और हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बैकलैश हमें पड़ सकता है. क्यों पड़ सकता है बैकलैश? तो यहां पर आप मुझे इस वर्ड का मतलब बताएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय बैकलैश? इसका मतलब आप मुझे बताएंगे. तो बैकलैश कहां से हो सकता है? बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो हो सकता है कि एक बैकलैश मिले फ्रॉम द पॉलिटिशियंस एंड पीपल. सो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे हिसाब से 14th का? दैट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, so there can be a backlash from the people of the country. So therefore D is the correct answer. Therefore D is the correct answer. And then 15th क्या बोलता है? Among sustainable development goal SDGs, the third goal reads, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Which of the following sentences from the passage reflects the reversal of this SDG? एसडीजी का थर्ड गोल क्या कहता है? इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. मतलब अच्छे से स्वस्थ रहो, और वो जो स्वस्थ रहो वो सबके लिए होना चाहिए. इट शुड बी फॉर एवरीबडी. लेकिन इस पॉइंट का उल्टा, ठीक है, नेगेटिव, इनमें से कौन सा होगा? ए बी सी डी में से इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे. द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो नाउ. सो जब पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन आउट हो गया है तो ये तो इसकी नेगेटिव बात हो गई कि हम सबकी हेल्प नहीं कर रहे हैं. दूसरा देखते हैं. एडवांस कंट्रीज हैव टर्न देयर बैक ऑन द नीड्स ऑफ. तो अगेन दे हैव टर्न देयर बैक, मतलब उनसे मुंह मोड़ लिया है. टर्न देयर बैक का मतलब होता है उनसे मुंह मोड़ लिया है. थर्ड वाला, अब आपको थर्ड चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ए और बी जब दोनों आ गए कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, सो क्लियरली द आंसर वुड बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर, क्योंकि हमारे दो ऑप्शंस ऑलरेडी आंसर हमें मिल चुका है. सो इसका आंसर भी होगा डी. इन पांचों क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट था. इट वाज अ वेरी इजी पैसेज, आप आराम से कर सकते हैं. सिर्फ शायद आपको इनॉक्यूलेशन प्रोसेस का मतलब शायद ना पता हो, तो वो एक क्वेश्चन शायद आपको दिक्कत दे दे, तो आपका 4 on 5 बन सकता है. बट अदरवाइज
5 on 5 on this particular passage is very achievable, is doable. तो आप आराम से किसको करके देख सकते हैं. कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 5 में से 5 आए या नहीं आए. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले पैसेज की तरफ. अगला पैसेज हमारे पास क्या है? Following the transition to democracy with the inauguration of Nelson Mandela as president in 1994, South Africa was faced with the task of dealing with its past, as well as undertaking some action to deal with structural social injustice. तो जब 1994 में नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया था तो साउथ अफ्रीका के सामने ये चैलेंजेस आपके सामने निकल के आ गए थे. The Truth and Reconciliation Commission, TRC, heralded as the most ambitious and organized attempt to deal with crimes of a past regime through a concept of truth. तो ये जो TRC थी, जिसने क्या था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, इसने एक कुछ काम किया था. मोस्ट एम्बिशियस, हेराल्डेड द मोस्ट एम्बिशियस एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट. उसने एक अटेम्प्ट किया था किससे? टू डील विद क्राइम्स ऑफ द पास्ट रिजीम. ठीक है, कैसे? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की राह से. Came into force on 19th July 1995 in South Africa, emerging as a political strategy to acknowledge past suffering whilst promoting a future based on the concerns of social justice, the rule of law and reconciliation. The Commission has struggled to fulfill its objectives. Although the TRC incorporated these broader concerns into the mandate of its 3 subcommittees, they were disregarded in practice. So basically, हम उसके काम के और उनकी प्रैक्टिस जिसका एक मॉड्यूल था, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं. These subcommittees, which reflected concerns for human rights violations, amnesty and reparation and rehabilitation. Amnesty का मतलब क्या होता है? Amnesty का मतलब होता है किसी को pardon कर देना, माफ कर देना है, मतलब किसी को. तो आप भी मुझे amnesty, reparation and rehabilitation, इन तीनों वर्ड्स का मतलब मुझे कमेंट करके बताएंगे. Were not coupled with some form of social transformation. Again, please remember कि कपल्ड के साथ हम लोग विद लगाते हैं. क्या लगाते हैं? कपल्ड के साथ हम विद लगाते हैं. ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें. ठीक है, आगे चलते हैं. द पब्लिक ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड, अगेन द वर्ड इज अपार्थीड. आप मुझे इसका भी कमेंट करके मीनिंग बताएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थीड? Established through a negotiated settlement rather than a revolutionary process, framed the Commission's powers. Shaped by the historical context of this particular transition, the TRC was careful not to rock the structural boat. Rather than pursuing truth and justice as an integrated feature of social transformation, the commissioners and, to a greater extent, the government of South Africa maintained an agenda that avoided a challenge to status quo. ठीक है, a focus on restorative, again the word is restorative, जो आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे. Justice was taken by the commission with an emphasis placed on mechanism to restore victims and survivors through reparation policy, state-led acknowledgement of suffering, and a commendation together with the transformation of the system that implemented such widespread forms of abuse. तो बेसिकली पूरे के पूरे टाइम में जो साउथ अफ्रीका में कंडीशन चल रही थी उसको डील करने के लिए जो ये टीआरसी बनाई थी उसका फ्रेमवर्क क्या था, प्लस उसके काम करने के बाद क्या क्या चीजें निकल के आई, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. द प्रायोरिटी ऑफ चेंजिंग द अपार्थीड कंडीशंस ऑफ gross inequality and operation provided a backdrop to the approval of the TRC by those who had suffered. More difficult to accept was the provision of amnesty to those who had undertaken violations of human rights. मतलब ये बहुत ज़्यादा विश्वास करने के लिए दिक्कत हो रही थी कि उन लोगों को हम माफ़ कर दें, एमनेस्टी दे दें, to those who had undertaken violations of human rights, जिन्होंने human rights को violate करा है, उनको हम किस तरीके से माफ कर दें. ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर चल रही थी. आगे चलते हैं. The process placed amnesty of violation as a carrot to perpetrators in exchange for a full story with the stick of prosecution for those who did not come forward. So क्या किया? The process placed amnesty मतलब माफी of violation as a carrot
टू, मतलब ये थे ना वैसे कि दे देते हैं कि भाई चलो गाजर मूली की तरह, टू परपिट्रेटर्स इन एक्सचेंज फॉर अ फुल स्टोरी, पूरी कहानी के लिए उन्होंने उनको एक तोहफे के तौर पे ये दे दिया, ठीक है। तो इट वाज जस्ट अ मिनिस्क्यूल थिंग। तो ये चीज पूरी चल रही है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना है बच्चों, वो ये रखना है कि पूरी की पूरा जो पैसेज है उसके अंदर काफी सारा इंफॉर्मेशन है, काफी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, क्या क्या उन लोगों ने उस पर काम करा, क्या क्या उन्होंने उसको डील करने के लिए, जब 1994 में प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, तो क्या क्या चीजें उन्होंने चेंज करी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़े वर्ड्स टिपिकल हैं, थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इसलिए ये पैसेज हम थोड़ा सा वी कैन कीप इट इनटू मॉडरेट कैटेगरी, ठीक है। थोड़ा सा इस मॉडरेट कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चंस देखें, द स्टेटस क्वो एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, तो अब अगर आपने लीगल टर्म्स या फॉरेन वर्ड्स जो मैंने आपको करवाए हैं, आपने अगर वो करे होंगे, सो डेफिनेटली आपको ये चीज यहां पे फायदेमंद लगेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप स्टेटस क्वो का आंसर, चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है स्टेटस क्वो का। आई कैन टेल यू द आंसर कि व्हाट इज स्टेटस। तो स्टेटस क्या होता है, आपसे पूछा जाता है ना व्हाट इज द स्टेटस, अभी का स्टेटस क्या है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये समथिंग रिलेटेड टू अभी का स्टेटस है, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, तो वो हिंट आप इन चारों में से ढूंढ के मुझे आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 17th का। 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द ऑथर, ऑप्टिमिस्टिक, थ्रेटनिंग, कंपैशनेट एंड क्रिटिकल। नाउ अब यहां पर अगर आप देखें तो कोइंसिडेंटली या आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि चारों वर्ड्स आपको पता है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं है क्योंकि हम लोग उसकी बात पॉजिटिव उसकी बात नहीं कर रहे, थ्रेटनिंग भी नहीं है, कंपैशनेट की हम उसकी हेल्प कर रहे हैं वो भी नहीं है। इट इज मोर अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ फिनोमिनन दैट हैज बीन यूज्ड आफ्टर द 1994 व्हेन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के। तो एक कमेटी जो बनी उसने क्या क्या काम किया उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, which of the following is not the broader concern of Truth and Reconciliation Commission, TRC? Now again, अब broader concern कोई नहीं है, तो it is mentioned in the passage, ये चीज मेंशन्ड है पैसेज में, और इस वजह से ये क्वेश्चन आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। अभी तक के तीनों क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आप पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ते तो काम आपका चल सकता था, तो आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे जा सकते थे। अभी तक के तीनों में तो ऐसे ही क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या था, टू इमर्ज एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ रिकंसिलिएशन। अब आप इसमें बाय एलिमिनेशन भी चल सकते हो, इफ यू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन गो टू डील विद क्राइम्स ऑफ पास्ट, यस, तो ये तो नहीं है। एक्नॉलेज द पास्ट सफरिंग, यस, तो दो हट गए। टू प्रमोट द फ्यूचर बेस्ड, ये भी हट गया। तो आंसर सीधा सीधा हमारे पास सी निकल के आ जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आप इसे एलिमिनेशन से भी जाके कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following statements is least likely to be inferred from the passage? Now this can take slightly time, तो आप जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज मानता है अपने आप को वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करके देखें तो आप इसे कर सकते हैं। बट अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से कौन सा नहीं कर सकते, अगेन यू कैन गो बाय एलिमिनेशन एंड यू कैन फाइंड द आंसर। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्फर्ड, कि इसको हम इन्फर ही नहीं कर सकते। द टीआरसी इग्नोर्ड सम ऑफ द ब्रॉड कंसर्न्स, ये हम इन्फर कर सकते हैं कि उसने काफी सारी चीजों को छोड़ दिया था। द सब कमिटीज ऑफ टीआरसी लैक द एजेंडा, द टीआरसी मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो अगर उसने ब्रॉड कंसर्न छोड़ दिए हैं तो अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दिल लगा के ऐसा कुछ काम किया हो, तो ऐसा तो नहीं किया, तो देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एमनेस्टी मीन, ये तो मैंने आपको खुद ही बता दिया था। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, पार्डन, किसी को माफ कर देना। सो टू डी इज द करेक्ट आंसर। इस पैसेज में अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं एंड यू हैव गॉट 3 on 4 या आई वुड से 3 on 5, देन ऑल्सो इट इज गुड, देन ऑल्सो इट इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सारे के सारे ही करें।
आपने 3 भी अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही करे हैं 5 में से, ठीक है, और अटेम्प्ट करे थे 4 में से 3 सही हो गए, तो बहुत अच्छी बात है आपका. आई थिंक द वर्क इज बीन डन. So this is how you need to make a strategy while solving the paper and solving the questions on English, and that is why this will really help you out in that. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं and this will really help you in some way. ठीक है, so that is what you can do. So that is amnesty, right? So ये आंसर है. चलिए आगे चलते हैं. राइट, सो ये हमारे सारे बैचेस हैं जो आके फटाफट से, अभी भी टाइम है बच्चों, अभी भी ऐसा कोई नहीं है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्लैट के लिए, अभी भी आपके पास टाइम है. थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस आपके लिए हम क्लैट की एक बुक भी लेके आए हैं जो आप जाके ले सकते हैं. उसके लिए आपको कोड लगाना होता है S713 और बैच लेने के लिए Y713. तो अगर आप S713 लगाते हो और बुक लेते हो तो आपको काफी सारी चीजें इस बुक से हेल्प मिल जाएंगी. फॉर क्लैट इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक दैट वी हैव मेड फॉर यू. एंड बैच अगर आप लेते हैं तो Y713 लगाइए, लॉ का महापैक ले लीजिए, 15 महीने उसकी वैलिडिटी हो जाएगी और उसमें आपको सारे बैचेस, किसी भी बैच में आप एनरोल करें, चाहे वो पुराना नया आने वाला, सारे बैचेस की वैलिडिटी आपको दी जाएगी उस लॉ के महापैक को. तो जाके फटाफट से ले लीजिए उस महापैक को और जुड़ जाइए हमारे साथ. ठीक है, अब हमारे पास टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी है, इनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप CUET PG, ठीक, MHCET, इनमें से किसी की भी तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, आप JMI की तैयारी करना चाहते हैं, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप BHU की तैयारी करना चाहते हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे बैचेस जाके ले सकते हैं. कोड बस याद रखिएगा, इट इज Y713. मैं फिर से लिख देता हूं, Y713. राइट, तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा मुझे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ. टेक केयर, बाय बाय.